अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देख रहे हैं हसीन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे चलते हैं सीधा हम नेशनल टॉपिक पर। नेशनल टॉपिक में जिस पर हम बात करेंगे वो करेंगे कि कल होने वाले जो मुस्लिम नून का जो जलसा था गुजरांवाले में, उसको डिस्कस करेंगे, या उसकी फीडिंग को जैसा कह लेंगे आप, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या था, किस मकसद के लिए था और क्यों किया गया, और इसके इंटरनेशनल फाइनेंस का पिछले कल वाली वीडियो में बात करेंगे कि उसके इंटरनेशनल फाइनेंस कौन थे और किन किन मुल्कों में उसकी लाइव कवरेज की जाए थी। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि नून लीग अब जो उसके बाद जो उसमें यानी कि गुजरात के जलसे में जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है और जो रियासत मुखालिफ तकरीर की है, एक दफ़ा फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये तकरीर क्यों की है और उनको परिचय जो था वो कौन दे रहा था और किसके कहने पे तकरीर कर रहे थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्या इस तकरीर के बाद जो वहाँ मौजूद शुरा थे, क्या उन्होंने भी नवाज शरीफ की इस तकरीर को एंडोर्स किया या नहीं किया, इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान जो थे वो इतनी लेट क्यों पहुँचे इस जलसे में, और आखिर वो क्या कर रहे थे इतनी देर वो वहाँ पर, और 11 बजे जाके पहुँचे, वो 11 बजे वो जलसा गाह में पहुँचे। तो आखिर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मौलाना फजल रहमान जुमले बिजी थे और वो लेट हो गए। तो इसको देखेंगे। इसको देखेंगे कि इस तकरीर के बाद नवाज शरीफ की रियासत मुखालिफ तकरीर के बाद जो अदालत के मुखालिफ तकरीर के बाद क्या देखते हैं कि क्या मुस्लिम नून के ऊपर पाबंदी लगती है, और क्या मुस्लिम नून का जो क्या सिर्फ नवाज शरीफ को बैन किया जाता है या पूरी मुस्लिम नून का बैन किया जाता है, या फिर उसमें से शहबाज शरीफ जो है वो अब क्या, इसे भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ अब जेल में क्या कर रहे हैं। और वैसे कल भी वीडियो में बताया था कि शहबाज शरीफ जो है वो जेल में बरमज़म है। मैंने अब भी कहता हूँ कि वो जेल में बड़े खुश हैं, अपने घर से भी ज़्यादा खुश हैं। और देखना ये कि वो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं और मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है, इसको भी गौर फिक्र करेंगे थोड़ा सा। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आया मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ये क्या कर रहे हैं, और क्या नून लीग जो है वो इंडियन एजेंडे पे काम कर रही है। और देखना भी ये होगा कि क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के नवाज शरीफ के इंडियन मुखालिफ एजेंडे के ऊपर सपोर्ट करेगी नून लीग को या नवाज शरीफ को। तो इसको भी देखना भी, इसका भी इस सूत्र को देखना भी बाकी है। तो अब चलते हैं इंटरेस्ट टॉपिक था। इंटरेस्ट टॉपिक बहुत ही अहम है, तो इसके आज तो बहुत ही कमाल टॉपिक है। तो देखेंगे कि न्यूजीलैंड में होने वाले हालिया इंतखाबात के ऊपर, जिसमें एक दफ़ा फिर जसिंडा आर्डन ने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल किया इंतखाबात में, और दोबारा से वो भारी मेजॉरिटी के साथ वो मुंतखब हुई हैं प्राइम मिनिस्टर। अब वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर फ़ैज़ अंजाम देंगी। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि अमेरिका के इलेक्शन को भी देखेंगे। अमेरिका के इलेक्शन जो कि 3 अक्टूबर को मुनक़्क़द होने वाले हैं, तो उसमें कौन जीतता है, और उसमें जो है वो क्या जो बाइडेन कामयाबी हासिल कर पाते हैं, और क्या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी अदाकारी से या अपनी जो उनकी मतलब टैक्टिक्स हैं उससे क्या वो कामयाब हो पाते हैं। तो ये भी देखना बाकी है। और दूसरी ये भी है कि दूसरे फाइनल सदाती मुबाहिसा जो है वो 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो देखना ये है कि वो मुबाहिसा जो है वो भी इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो इसको भी नज़र आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोरोना का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या कोरोना जो है वो वाकई में आलमी वबा है या फिर ये डीपॉपुलेशन एजेंडे का एक हिस्सा है पूरी दुनिया से। तो इसको भी नज़र आएंगे। सबसे चलते हैं सीधा हम कल होने वाले मुस्लिम नून के जलसे के ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि मुस्लिम नून ने ऐलान किया था कि हम 16 अक्टूबर को जलसा करेंगे गुजरांवाले में। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मरियम नवाज़ अपना काफ़िला लेके निकली जाती उम्रा से, और उसमें तकरीबन लाहौर से जो लोग थे वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200-250 बंदा उनके साथ होगा जो कि लाहौर से निकला। और जाके उन्होंने पहली वायलेशन जो की मुस्लिम मरियम नवाज़ ने वो ये की कि उन्होंने शाहदरा में ख़िताब किया कारकुनों से, जो कि एग्रीमेंट की वायलेशन थी जो कि मुस्लिम नून ने और किया था, मुआहिदा किया था पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि जी तकरीर सिर्फ जलसा गाह में होगी और जलसा गाह से बाहर कोई तकरीर नहीं होगी। लेकिन मरियम नवाज़ ने इसको वायलेट किया। तो अब देखना ये है कि फिर उसके बाद दूसरी वायलेशन जो सामने आई वो ये आई कि जो मरियम नवाज़ काफ़िला गुजरा टोल टैक्स से, तो वो टोल टैक्स भी दिए बगैर भी वहाँ से निकल गए। तो टोल टैक्स क्यों नहीं दिया, और क्या ये सिर्फ इन अमीरों को या इन आला शख्सियात को ही ये टोल टैक्स माफ़ है, ये बस टोल टैक्स देने से गरीब बंदों का काम है। तो इसको भी देखना बाकी है। और दूसरा ये कि वो तो बैरियर तोड़ते वो निकल गए टोल प्लाजे का। तो अब देखना ये कि इस तरह की बदमाशी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैसे आप एक महज़ब माशी में बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसी तरह देखना ये कि अच्छा जो उस वहाँ से निकल के जिस रफ्तार से वो लोग जा रहे थे, तो वो लग तो ये रहा था कि शायद ये अगले दिन पहुँचेंगे वहाँ पे गुजरांवाले में। लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा था कि इतनी तेज़ रफ्तारी से जा रहे हैं तो इनको चाहिए कि तांगा करा लें, तांगा करा के जल्दी पहुँच जाएंगे तो इसी तरह वो यानी कि इनका काफ़िला चलता रहा, और फिर आखिरकार ये गुजरांवाला जो थे पहुँच गए। तो पंडाल जो वो सज गया था वहाँ पर, और
जो कारकुनान थे मुस्लिम नून के, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि तादाद उनकी भी यानी कि इतनी नहीं थी कि जलसा, हालांकि स्टेज जो था वो आधे स्टेडियम में लगाया गया था। यानी कि होता ही है कि अगर स्टेडियम में आपने भरना है तो आप किसी कॉर्नर पे जाके, यानी कि जहाँ पे तमाशे बैठते हैं या जहाँ पे वो मैच देखने लोग बैठते हैं, वहाँ पे आप लगाएं, स्टेज लगाएं, ताकि पीछे पूरा आपका इलाका, ग्राउंड आपके पास खुला हो, वहाँ पे आप कुर्सियाँ लगाएं, वहाँ पे पूल मतलब को अकोमोडेट करें आप। लेकिन उन्होंने क्या किया, आधे स्टेज पे जाकर उन्होंने अपना, यानी कि आधे ग्राउंड में जाकर उन्होंने अपना स्टेज लगाया, फिर पीछे जाकर उन्होंने कुर्सियाँ लगाई। तो इसमें होता है कि आधा ग्राउंड तो खाली गया पीछे वाला। तो इसी तरह अब देखना ये कि फिर जब मरीम नवाज़ वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे बिलावल भाई भी मौजूद थे, और इसके अलावा असफंदियाब अली का दिया कि दूसरी पार्टी के लोग मौजूद थे, जिसमें अजय प्रकाश भी थे, इसमें शेरपाव साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो वहाँ पे वो मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदे का इंतज़ार किया जाता था, वो था मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान इस जगह पे कहाँ गायब हो गए थे, ये भी एक मुअम्मा था। तो कुछ यूँ कि जो मौलाना फजल रहमान थे वो निकले हुए थे, वो भी ज्वाइन करना था उन्होंने मरीम नवाज़ को। पहले डिसाइड ये हुआ था कि मौलाना फजल रहमान जो होंगे वो ट्रैवल करेंगे मरीम नवाज़ के साथ, मरीम नवाज़ की गाड़ी में यानी कि, और यहाँ से वो इकट्ठे निकलेंगे। लेकिन मेरी जाहिर बात है कि मामला डिफरेंट थे। तो फिर मौलाना फजल रहमान जो अपना अलग काफ़िला लेके वहाँ से निकले, और वहाँ से जब वो पहुँचे तकरीबन एक जगह वहाँ पे क़याम किया, ऐसे मैंने नमाज़ भी अदा की, और एक जगह वहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी रुके वहाँ पे। तो वहाँ उस जगह पे क्या उनकी किसी से मुलाकातें हुई, या वहाँ पे किन बंदों ने मुलाकातें की, उनको क्या मालूमात दी गई मौलाना फजल रहमान को, और नवाज़ शरीफ की तकरीर के बारे में क्या बताया गया कि क्या तकरीर हो सकती है नवाज़ शरीफ की। तो क्या मौलाना फजल रहमान जो थे वो नवाज़ शरीफ की तकरीर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की तकरीर ख़त्म हो जलसे में तो मैं फिर एंटर हूँ जलसे में, और क्या वो अपने आप को अब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बंदा है वो क्या पोर्ट्रे नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। देखना ये कि नवाज़ शरीफ का ये मौलाना फजल रहमान का जो ये एजेंडा जो है, ये देखना ये कि कहाँ तक पहुँच गया वो, बेसिकली उन्होंने ये तख़ीर क्यों की। तो इस पे भी वो जो अपोजिशन के रहनुमा थे जो वहाँ पे पंडाल में वेट कर रहे थे, वो भी हैरान परेशान थे कि मौलाना फजल रहमान आखिर रह के दे गए हैं। और 11 बजे के करीब मौलाना फजल रहमान जो थे वो एंटर हो गए थे जलसा गाह में। तो उसमें हुआ कुछ क्योंकि नवाज़ शरीफ ने तकरीर की जलसा गाह में, और इंतहाई नामुनासिब और गैर अखलाकी किस्म की तकरीर थी नवाज़ शरीफ की, जिसमें उन्होंने इदारों को, रियासती इदारों को और फ़ौज पाकिस्तान में सख्त किस्म के इल्ज़ाम लगाए और तनकीद की, शदीद तनकीद की, जिसका हर पाकिस्तानी जो है इस तकरीर की और इसकी मज़म्मत पर पुरज़ोर मज़म्मत करता है। उसको कहता है कि इस तरह की जो तकरीर हैं रियासत मुखालिफिया जो हैं वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है, और आवाम इनको टोटली रिजेक्ट करती है, और आवाम इस बयानी से मुकम्मल तौर पर इससे लाताल्लुक़ का ऐलान करती है। तो जो आपने देखा होगा कि जब नवाज़ शरीफ तकरीर कर रहे थे तो लोग जो थे वो जगह से जाना शुरू हो गए थे। और एक अहम चीज़ ये थी कि नवाज़ शरीफ जो है तकरीर कर रहे थे अपने, यानी कि वहाँ से, तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो यानी कि वो कहते हैं कि ओरिजिनल नहीं था, यानी कि आवाम का नहीं था वो ऑडियो जो उसमें आ रहा था, बल्कि वो बिल्ट इन ऑडियो था जो कि बार बार रीप्ले किया जाता, और बार बार वही साउंड्स जो थी वो प्ले हो रही थी। यानी कि जब नवाज़ शरीफ नाम लेते थे स्पेसिफिक बंदे का, तो उसके बाद वही हूटिंग या वही सीटियाँ वगैरह की जो रिकॉर्डेड साउंड थी वो बार बार प्ले हो रही थी। तो नवाज़ शरीफ जो थे किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, और किस तरह से इदारों की तस्दीक कर रहे थे, और किस तरह से वो कर रहे थे। तो मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक नवाज़ शरीफ जो है वो उनको क्यों अलाउ किया गया, और PML-NP अभी तक क्यों पाबंदी नहीं की गई। और शेख रशीद ने इस वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि वैसे तो मौलाना फजल रहमान ने बिलावल ने तकरीर की थी इस सिलसिले में, काफ़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, लेकिन अब देखना है कि क्या बिलावल और मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ की इस तकरीर को एंडोर्स किया है, और क्या वो नवाज़ शरीफ की इस तकरीर या इस बयानी के साथ खड़े हैं। तो ये तो अब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बिलावल या मौलाना फजल रहमान कि वो क्या वो नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ खड़े हैं, या वो उनसे डिसएग्री करते हैं, या वो उसको डिसऑन करते हैं। तो ये तो वही बता सकते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं कि क्या कहते हैं कि ये जो नवाज़ शरीफ का रियासत मुखालिफ बयानी है, ये आखिर इसको नून जो है वो उसको डिसऑन क्यों नहीं कर रही, और जो मरीम नवाज़ हैं क्या वो इतना गालिब आ चुकी हुई हैं पार्टी के ऊपर कि पार्टी में किसी और की जगह बाकी नहीं रही। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। इस सिलसिले में शेख रशीद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज के दिन में। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून जो है, हमें पता था कि वो रियासत की तकरीरें करेगी, रियासत मुखालिफ तकरीरें करेगी जलसे में, और इस तरह का अंदाज़ा था। और माहौल में ये भी शामिल था कि नवाज़ शरीफ जो है वो तकरीर नहीं करेंगे इस जलसे में, लेकिन इसकी भी वायलेशन की गई, नवाज़ शरीफ तकरीर से जलसे से ख़िताब किया।
तो उसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने ये तकरीर जो की है बहुत ही शर्मनाक चीज़ है और ये इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ है। और दूसरा ये कि PMLN पे अब उन्होंने पाबंदी लगने का इशारा भी दे दिया है। शेख रशीद साहब ने कहा कि अब जल्द ही लंदन से सियासी जनाजा भी नवाज शरीफ का निकल जाएगा। तो देखना ये है कि यहाँ नवाज शरीफ को अब के ख़िलाफ़ कुछ सख्त कार्रवाई की जाती है, क्या उनको पाबंदी लगाई जाती है, क्या बरतानिया से रब्ता किया जाता है कि नवाज शरीफ को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाके उनको सख्त और करारी वाक़ई सज़ा दी जाए। तो ये तो अब रियासती इदारों का इम्तहान है कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं और उसमें अब आगे क्या होता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो उनकी तो कहते हैं कि मुझे लगी हुई हैं जेल में। तो अब देखना है कि शहबाज शरीफ जो है वो आखिर जेल में क्या कर क्या रहे हैं, वो उनसे मुलाकातें कौन कर रहा है और इस्टेब्लिश जो लोग हैं जो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सबसे अहम चीज़ ये इसमें यह है कि क्या मरीम नवाज़ जो हैं वो लंदन जा पाएंगे। कि वैसे ये जलसा ही ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था कि मरीम नवाज़ जो है वो अपनी बाहर मुल्क जाने की राह जो है वो हमवार कर सकेंगे, जबकि बिलावल ये चाहते थे कि वो आगे जो है अपना फ्यूचर जो है अपने वाले का फ्यूचर और दूसरे जो अपना पोलिटिकल करियर वो सेव कर लें, सिक्योर कर लें। और उसके अलावा दूसरी पार्टी वो उनकी भी डिमांड्स जो थी वो यही थी कि हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेव कर लें, सिक्योर कर लें। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अब इसमें जो है वो अब ये इनका अब आगे फ्यूचर क्या होता है और इनमें आगे क्या चेंजेस आती हैं। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ जो हैं क्या वो नाअहल होते हैं और क्या उनका केस जो उनके केसेस हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, क्या उनमें जो इतना वो तो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं और उसमें इतना सबूत, इतना मवाद, इतने गवाहान मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो नाअहल तो किया, उनको मेरे ख्याल से फांसी से भी कोई नहीं बचा सकता। तो अब देखना ये है कि क्या शहबाज शरीफ की मुलाकातें जो हैं वो मरीम नवाज़ की डील की जा रही हैं, क्या मरीम नवाज़ को डील मिलती है या डील मिलती है, या वो लंदन जा पाती हैं और क्या उनके लिए राह हमवार की जाती है। और दूसरा ये कि क्या इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मरीम नवाज़ बाहर मुल्क चली जाती हैं तो क्या उनको कोई रिलीफ या कोई किसी के मतलब क्या अगर वो बाहर मुल्क चली जाती हैं तो क्या इस बात की गारंटी क्या है कि वो क्या वो ऐसे मुखालिफ बातें नहीं करेंगी या वो अदालत के मुखालिफ बातें नहीं करेंगे बाहर मुल्क जाकर। जैसे नवाज शरीफ ने माहिदा तोड़ा, यहाँ से कहते क्या की जाएगी, मैं नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, सच में से नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तकरीर नहीं करूँगा। लेकिन वो आज अपने मायदे से फिर गए हैं, वो आज तकरीरें भी कर रहे हैं, आज गालियाँ भी दे रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, वो सब कुछ करें। तो क्या मरीम नवाज़ भी इसी तरह करेंगे, क्या मरीम नवाज़ इसी तरह बाहर मुल्क जाके दांग फिर क्या करेंगे, फिर रियासत क्या करेगी कि जब मरीम नवाज़ बाहर मुल्क जाके इसी तरह नवाज की तरह यानी कि अदालत को भी बदनाम करेगी या अदालत के खिलाफ भी गलत लैंग्वेज को यूज़ करेगी, तो उस बात की गारंटी जो है वो भी नामुमकिन है। और दूसरा ये कि नून लीग में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं जिनको आप यानी कि जो पार्टी को सिर्फ अच्छी तरीके से भागदौड़ संभाल सकते हैं, बल्कि पार्टी को एक मजबूत और तवाना दोबारा से उसको अच्छा शक्ल में बहाल कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर नून लीग में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, जैसे कि राजा ज़फ़र अहमद साहब मौजूद हैं, जिस तरह क्या कहते हैं कि और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, यानी कि झगड़ा साहब भी मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं। सबसे अहम चीज़ है उसमें यह है कि चौधरी निसार साहब मौजूद हैं। चौधरी निसार साहब क्यों नहीं हैंड ओवर करते पार्टी, ये चौधरी निसार साहब को क्यों नहीं एज ए आगे PMLN की बात करते, क्यों नहीं को मुस्लिम नून का सदर बनाते हैं, देखिए क्यों नहीं उनको आगे वो चीज़ें कहते हैं। क्यों ही आप सारा फोकस जो है वो शहबाज शरीफ को लगा के बैठे हुए हैं कि शहबाज शरीफ को हम तो जी शहबाज शरीफ को पब्लिक वगैरह तो उसी को आगे लेके जाना है, उसी को आगे बहुत डोमिनेट करना है, उसी को प्रोमिनेट करना है। हालांकि उसके 7 अरब के असासे जो है वो आ चुके हैं, अब तो वो शायद 22 तक पहुँच चुके हैं शहबाज शरीफ के असासे जो है बेनामी से बात करूँ। और दूसरा ये है कि अब अगर उनको एक और मौका दे दिया गया, मेरे मुताबिक मेरा एनालिसिस, अगर उनको एक मौका दिया गया शहबाज शरीफ को तो उनके हिसाब से 22 से 222 भी बहुत होते हैं। तो ये आप अपने ज़हन में रखें कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो किकबैक्स हैं ये ख़त्म नहीं होंगे फिर आप, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा सिस्टम को वाकई साफ़ करना है तो आप उसको कम्प्लीटली साफ़ करें, उसको बीच में चीज़ें ना छोड़ें उसमें से। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सिस्टम को कम्प्लीटली यानी कि वो क्लीन करें आप इसमें से। और दूसरा ये कि आप पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो चाहती है कि ये जो अब जो पाकिस्तान हो वो बिल्कुल एक साफ़ और शफ़ाफ़ पाकिस्तान हो और बाकी आवाम को पता लगे, यानी कि आपको महसूस हो, हर किसी को महसूस हो कि वाकई में ये नया पाकिस्तान है, एक नई सुबह है और एक नया आगाज़ है और एक नई जद्दोजहद है और तरक्की की तरफ फिर आप तेज़ी के साथ आप सफ़र कर सकेंगे जब आपको पता होगा कि आपके अंदर वाकई में ईमानदार लोग मौजूद हैं। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप ये पार्टी खत्म बैन कर दें, पार्टी खत्म कर दें, लेकिन अच्छे लोग जो हैं उनको सामने लेके आएँ। आप पूरा जोर जो है एक बंदे के ऊपर लगाएं, बल्कि और भी ऑल्टरनेट्स आपका मौजूद है। शायद चौधरी साहब ने नाम दिया और दूसरे लोग हैं, एक बार दफ़ा जगह साहब हैं और दूसरे आप और भी लोग हैं मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान मौजूद हैं उसमें उनको लेके आएँ जो संजीदा हैं और जो समझते हैं मामला को
और सारे मैटर्स को अच्छी तरह हैंडल भी कर सकते हैं। तो आप उनको भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह पेपर्स वाले में भी आपके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, आप उनको भी आगे मौका दे सकते हैं। आप सिर्फ ये मौसी सियासत या मौसी ख़ानदानों के ऊपर तो आप सारी ज़िंदगी तो रिलाई नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह आपको चाहिए कि आप अगर वाकई में पाकिस्तान के अंदर कोई वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको ये सिस्टम जो है इसको मुकम्मल तौर पर साफ़ करना पड़ेगा और इसमें मुकम्मल तौर पर नई इस्लाहात लानी पड़ेगी और आपको नई नस्ल के मुताबिक इस सिस्टम को हम आहंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वही पुराना सिस्टम आप चलाएँगे नए सॉफ्टवेयर के साथ तो वो नहीं चलेगा। वो ज़ाहिर बात है कि या तो 4 का एरर आ जाएगा या फिर दूसरे एरर आ जाएंगे। तो फिर ज़ाहिर बात है कि इसमें अब चेंजेस हैं वो वक्त के साथ साथ ज़रूरी हैं। और दूसरा ये कि आप सिस्टम को भी साथ साथ अपग्रेड ज़रूर करें, क्योंकि सिस्टम जो है वो कहते हैं ना, जिसना एक आप ले लें कंप्यूटर ले लें, आप लैपटॉप ले लें, लैपटॉप आप ले लेते हैं जी कि कोर i7 है, कोर i8 ले लेते हैं, उसमें आप विंडो रखे होते हैं विंडो 98 या विंडो 95। तो वो तो आप ये इसी तरह हैं, यानी कि आप क्या उसको चलाएँगे, उसको कोर i8 को क्या करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। तो इसी तरह सिस्टम नीड्स अपडेट्स। सो आप चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स करते हैं। इंटरनेशनल टॉपिक्स में हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी डिसिंडा आर्डर्न, उन्होंने फिर भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की है। बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ वो सब दोबारा मुंतखब हो गई हैं और उनकी पार्टी जीत गई है और दोबारा से वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है मुंतखब हो गई हैं। तो बहुत मुबारक है, मुबारकबाद है हमारी तरफ से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर डिसिंडा आर्डर्न साहब को। और दूसरा ये कि उनकी हुकूमत को कि वो अच्छी तरह अपना जो काम है वो कामयाबी के साथ जारी रखें। और दूसरा ये कि जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड में भाईचारे की फ़िज़ा और मजहबी रवादारी या मजहबी हमारी कायम रखी है, इसी तरह वहाँ पर इस चीज़ को कायम दायम रखे और वहाँ पे इस तरह माशरे को वहाँ पे फ्लरिश करे और इस तरह न्यूजीलैंड तरक्की के वहाँ पर गामजन हो। तो इसी तरह हम बात करेंगे कि US इलेक्शन के ऊपर कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं 3 नवंबर को। तो आप देखेंगे कि उसमें कौन जीता है और उसमें क्या आगे मामला जो है वो बढ़ते हैं, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, रोनुमा होती हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन हैं दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं जीत गया हूँ, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जीत गया हूँ, बाइडेन कहते हैं मैं जीत गया हूँ। तो लेकिन फैसला जो होना है वो होना है 3 नवंबर को, वो करना है अवाम ने। तो आप देख रहे हैं कि अवाम जो है अपना फैसला किस अपना फैसला सुनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आखिरी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो होनी है 27 अक्टूबर को। तो आप देख रहे हैं कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और बड़ी दिलचस्प होगी। और वही फैसला कौन और डिसाइसिव किस्म की डिबेट होगी जिसमें फैसला होगा कि जिसमें यानी कि अंदाज़े लगाए जाएंगे, जिसमें पोल्स होंगे, जिससे आवाम को पता चल जाएगा कि आवाम की पब्लिक पल्स को पता चल जाएगा कि आवाम जो हैं वो किसको अपना नया सदर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुबाहिसा आने वाला है 27 अक्टूबर को। तो देखते हैं ये कि इस मुबाहिसे में आखिर क्या होता है। वैसे तो अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बाइडेन से भी और डोनाल्ड ट्रंप से भी। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से आवाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जब वो रैली निकाल रहे हैं, जो बाइडेन अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा फोकस जो है वो उसने डोनाल्ड ट्रंप लगाया हुआ है पब्लिक रैलीज के ऊपर, उसके अलावा उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है जितना वो क्या अपना क्राउड गैदर कर सकते हैं उसको पका रहे हैं। और दूसरा ये कि वो अपनी हर टैक्टिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्रेसिडेंट बन सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगले 5 साल। तो आप देखते हैं कि ये हालात जो है आगे किस तरह जाते हैं। और दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ जो है वो दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं तो इसके दुनिया पे क्या असर मुरतब होते हैं अगले 5 साल में। तो ये तो बहुत ही दिलचस्प मंजर होगा जब आकर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। तो और अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो देखते हैं कि क्या आप दोबारा से जो अमेरिका है वो अपनी पुरानी शनाख्त बहाल कर पाता है कि एक सेकुलर अमेरिका या एक अमेरिका जो बराबरी पे यकीन रखता है अमेरिका, क्या वो अमेरिका दोबारा मर्ज होता है जो बाइडेन की क़यादत में, या फिर वही अमेरिका पावरफुल अमेरिका या फिर वो डोमिनेंट अमेरिका जो है वो मर्ज होता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। तो ये देखना भी बाकी है। तो इसी तरह हम अगर तीसरा टॉपिक जो था वो हमारा था कि आप बात करनी थी कि कोरोना वायरस के, क्या कोरोना वायरस जो है वाकई एक आलमी वबा है और क्या वाकई ये इतना ख़तरनाक है और क्या ये वाकई में इसके असरात हैं और क्या ये या फिर क्या ये डीपॉपुलेशन एजेंडे की एक कोशिश है, एक काविश है। तो इसमें देखना ये है कि पिछले काफ़ी से लोग क्लासें इन चली थी, मुख्तलिफ लोग भी बात करते हैं कि 2020 के बाद जो है वो एक एजेंडा लाया जाएगा, न्यू वर्ल्ड लाया जाएगा जिसके तहत दुनिया की आबादी जो अब 9 अरब या 7 अरब या 9 अरब जब पहुँच चुकी है उसको दोबारा से कम करके 3 अरब तक लेके आया जाएगा। यानी कि 4 अरब या 5 अरब आबादी जो है वो कम की जाएगी। और वो किस तरह कम की जाएगी तो उसमें मुख्तलिफ प्लान्स थे कि एक जंगलों के ज़रिए कम की जाएगी, दूसरा कहत के ज़रिए कम की जाएगी, फिर फ्लड्स के ज़रिए कम की, मुख्तलिफ कुदरती आफ़ात के ज़रिए कम की जाएगी और फिर तीसरी थी कि कोई आलमी वबा आएगी जिसके ज़रिए से आबादी कम की जाएगी।
तो अब क्या ये आलमी वबा जो है उसी तहरीक का एक हिस्सा है जिसके तहत दुनिया की आबादी जो है वो कम की जाएगी। लेकिन अभी तक अगर हम देखें कोरोना वायरस जो अभी तक अमवात हो चुकी हुई हैं वो लगभग 1 करोड़ से भी अभी नीचे हैं। तो देखना ये है कि ये अमवात जो हैं ये वाकई ही कोरोना वायरस से रोनुमा हुई थी या फिर दूसरी बीमारियाँ थी जिसकी वजह से ये हुआ था। क्योंकि बेसिकली कहा जाता था कि जो एशियन कंट्रीज़ थे बेसिकली ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और क्या कहते हैं एक दो और मुल्क थे जिसमें बेसिकली जब बच्चा पैदा होता था उस वक्त वैक्सीनेशन कर दी जाती थी बच्चे को, यानी कि उसमें खसरे के इंजेक्शन, तब के इंजेक्शन, इस तरह दूसरे जितने भी 7-5-6 बीमारियाँ जो उस वक्त एशिया में फैली हुई थी उनके इंजेक्शन अभी भी यही होता है कि अभी भी लगाए जाते हैं। उससे होता है कि बच्चे के अंदर उस वक्त इम्यूनिटी पैदा हो जाती है इन बीमारियों के खिलाफ और भी बच्चा जो होता है इन बीमारी से महफूज रहता है। तो ये जब पाकिस्तानी और चाइनीज़ और इंडियन से जो थे ये जब ये इससे वो हुए जब ये इम्यून हो गए इन चीज़ों से तो ज़ाहिर बात है उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई इन एशियन कंट्रीज़ के लोगों की कि वो उनके ऊपर ये बात उस तरह से इफेक्ट नहीं किया जिस तरह से ये दूसरी दुनिया मगरबी दुनिया या यूरोप के अंदर जिसने इफेक्ट किया। क्योंकि यूरोप के अंदर ये तब खसरे और ये जो दूसरी बीमारियों के इंजेक्शन लगाना जो था वो तौहीन समझा जाता था कि कहते थे कि ये तो तीसरे मुल्कों की बीमारियाँ इसमें हम क्यों अपने वैक्सीन लगाएं, ये करें वो करें। तो फिर अब ये चीज़ ये वायरस जब कोरोना वायरस आया तो इसने फिर उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इनके अंदर इन बीमारियों से लड़ने की सलाहियत नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ पे अमवात ज़्यादा हुई, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हुई। तो बात यह है कि क्या ये आबादी कम करने का मंसूबा है, तो उसमें कुछ हद तक ये भी है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं, सही बात है लॉकडाउन करने से गुर्बत फैलती है, रोज़गार बंद होता है, लोग बेरोज़गार होते हैं, इकोनॉमी का पहिया बंद हो जाता है और आवाम जो है आपके वो ज़ाहिर बात आखिरकार पे वो फाका कशी पे आ जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है कि अगर लोग बीमारी से नई बीमारी तो भूख, अफलास और गुर्बत से लोग मर जाएंगे। तो इस तरह ये एक डबल यानी कि वो था एज पेंडेमिक था, डबल एज पेंडेमिक था जिसकी वजह से अगर कोरोना से नहीं मरे तो वो भूख, अफलास और गुर्बत से लोग जो हैं वो मर जाएंगे। तो ये एक ख़तरनाक मनसूबा था डीपॉपुलेशन करने का, बैरूनी झंडा जिसको कह सकते हैं आप। तो लेकिन जहाँ तक बात रही कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस से एहतियात जो है वो लाजमी है। और दूसरा ये कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या ये आप फेक है या ये कुछ है। हाँ, इससे आप एहतियात ज़रूर करें। और दूसरा ये कि कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट या दूसरे थे वो ये कहते हैं कि एक सेहतमंद अफराद को क्या मास्क पहनने की ज़रूरत है और क्या इस तरह करने की ज़रूरत है। तो मास्क आप ज़रूर पहने अगर आपके इलाके में वायरस जो है वो ज़्यादा है और दूसरे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, मास्क ज़रूर पहने उस वक्त। लेकिन अगर आपके इलाके में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा नहीं है और आप नहीं है तो मास्क जो है वो अगर ज़रूरी है मार्केट जाने में, पब्लिक प्लेस में, तो वहाँ पे ज़रूर पहने आप। लेकिन घर के अंदर अगर आप जो हैं तो वहाँ पे आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली है कि मास्क आपको बैरूनी बीमारियों से बचाता है और ये ज़रूरी है। लेकिन ये है कि हाँ, ये है कि 24 घंटे आप पहन के रखें क्योंकि इससे आपको जो इनहेलिंग सिस्टम है या आपको जो वो अंदर पेपर वाला सिस्टम या ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं या दूसरी पे आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता है ये मास्क की वजह से। तो 24 घंटे ना पहनें, लेकिन आप इसको जब पब्लिक प्लेसेस पे जाएँ या कहीं जाएँ तो वहाँ पे आप ज़रूर पहनें मास्क। तो ये थोड़ी सी एहतियात थी मेरी तरफ से। बाकी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में ज़रूर मान रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।